सारा प्रणाम, मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद मजदूरों का पलायन थमने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही इस पर सियासत भी तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। मजबूर मजदूर सड़कों पर हैं। न तो सरकार की राहत उन्हें रोक पा रही है और ना ही उन्हें घर भेजने के सरकारी इंतजाम कारगर साबित हो रहे हैं। भूखमरी की हालात, भविष्य की चिंता और घर तक पहुंचने की चाहत में वो बदहवास सड़कों पर चले जा रहे हैं। लाखों मजदूरों की इस हालात पर किसी को तरस आ रहा है ये तो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके उपाय तलाशने के बजाय सियासत जारी है। आखिर कौन रोकेगा मजदूरों की बदहाली? आज के हस्तक्षेप में हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लॉकडाउन के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों का गुस्सा भड़कने लगा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। गुजरात में लगातार 5वीं बार प्रवासी मजदूरों के हंगामे की खबर आई है। अहमदाबाद में घर के लिए निकले मजदूरों को जब पुलिस ने रोका तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और पथराव शुरू कर दिया। उधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हजारों की भीड़ श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने जुटी तो हरियाणा के सोनीपत में भी 2000 से ज़्यादा मजदूर बस पकड़ने के लिए स्टैंड पर जमा हो गए। देश के अन्य हिस्सों में भी मजदूर मुश्किल में फंसे हैं। मजदूरों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन मजदूरों को कौन राहत देगा, कौन उनके हालात को सुधारने के लिए पहला कदम बढ़ाएगा, ये समझ नहीं आ रहा है। लॉकडाउन के चौथे चरण के पहले ही दिन देश भर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। सिस्टम की बदइंतजामी से मुसीबत में फंसे मजदूरों की मुश्किलें और बढ़ गई। हालात इस कदर हो गए कि कई जगहों पर जमा हजारों मजदूरों की भीड़ बेकाबू हो गई। और जब उनका सब्र टूटा तो पुलिस को उन पर लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस की गोली भी छोड़नी पड़ी। ये तस्वीर अहमदाबाद की है, जहां कंस्ट्रक्शन साइट पर काम बंद होने के बाद ये मजदूर पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़े और जब पुलिस ने रोका तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। प्रवासियों की ये भीड़ पथराव और तोड़फोड़ पर उतर आई। इसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई और मजदूरों पर जमकर लाठियां बरसाई गई। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान की इन तस्वीरों को देखकर तो ये नहीं लगता कि यहाँ प्रशासन के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के कोई मायने नहीं है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जाने के लिए हजारों की संख्या में रजिस्ट्रेशन के लिए उमड़े इन मजदूरों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। आप देख सकते हैं कि थोड़ी ऊंचाई पर रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जहाँ मजदूर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उन्हें धक्का देकर नीचे उतारने में लगी है। हरियाणा के सोनीपत में भी मजदूरों की मजबूरी की कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी। फैक्ट्रियों में काम बंद होने के बाद वो किसी तरह अपने गांव पहुंचना चाहते हैं, इसलिए बस स्टैंड पर जमा है। पास में पैसे नहीं है, मगर घर जाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ उनका दर्द समझने वाला कोई अपना नहीं है। खाने को नहीं है, क्या खाएंगे? कितने परेशान हो रहे हैं। बॉर्डर पे पुलिस मार रही है कि घंटे पे उतार लिया पुलिस वालों ने। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर के पास भी प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ पैदल ही अपने गांव जाने के लिए बेताब है और जब पुलिस ने रोका तो परिवार के साथ सड़क के किनारे ही बैठ गए। दरअसल मजदूरों की घर वापसी के सभी इंतजामों के बावजूद उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। ऐसे में सरकारों को ये सोचने की जरूरत है कि आखिर चूक
कहाँ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समाचार। उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ जहां कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस योगी सरकार पर आरोप मढ़ रही है कि इस बीच यूपी सरकार ने मजदूरों के लिए 1000 बसें चलाने की प्रियंका गांधी की पेशकश को स्वीकार कर पलटवार किया है और उनसे बसों की डिटेल मांगकर कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से बैकफुट पर लाने की कोशिश की है। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। यूपी सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने पैदल पलायन कर रहे मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए अपनी ओर से बसें चलाने की अनुमति मांगी थी। सरकार की ओर से जारी चिट्ठी में प्रियंका से बसों की डिटेल मांगी गई है। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस की ओर से मजदूरों के लिए 1000 बसें चलाने की परमिशन मांगी थी। इसके बाद प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर गाजियाबाद में प्रवासी मजदूरों का एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि यूपी सरकार से कोई व्यवस्था ढंग से नहीं हो पाती। यदि 1 महीने पहले इसी व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जाता तो मजदूरों को ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं। हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए। हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। दरअसल औरैया में हुए भीषण सड़क हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत को लेकर सियासत गर्म है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर पूछा कि जब आपके पास 1000 बसें हैं तो राजस्थान और महाराष्ट्र से ट्रकों में भरकर मजदूर साथियों को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल क्यों भेजा जा रहा है। उन्होंने ये भी पूछा कि औरैया में एक ट्रक पंजाब से और दूसरा राजस्थान से आ रहा था। क्या कांग्रेस और प्रियंका गांधी इस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगी और मजदूरों से माफी मांगेंगी? मुख्यमंत्री ने प्रियंका गांधी से यह भी पूछा कि देश भर में जितनी भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, उनमें से आधी से ज्यादा ट्रेनें उत्तर प्रदेश ही आई हैं। अगर आपको इतनी ही चिंता है तो कांग्रेस शासित प्रदेशों से भी मजदूरों को ट्रेनों से ही सुरक्षित भेजने का इंतजाम क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन बात कोई कुछ भी कहे, हालात जमीन पर बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। भले ही आधी से ज़्यादा ट्रेनें, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें उत्तर प्रदेश पहुंची हों, लेकिन बात जब पूरे देश की होती है तो बात टोटलिटी में की जाती है। आज जिस तरीके से चारों तरफ राजमार्गों पर चलते हुए मजदूर, उनके पैरों में पड़े हुए छाले और भूख प्यास से टूटता उनका सब्र, ये बता रहा है कि किस तरीके से सरकार नामक संस्था पर से उनका भरोसा कमोबेश अब उठ गया है। कोई सरकारी मदद और इमदाद उन तक नहीं पहुंच रही है। जिस तरीके से मुंबई से, दिल्ली से, तमिलनाडु से और पश्चिम बंगाल के शहर कलकत्ता से, तमाम जगहों से मजदूर भय और हताशा के माहौल में अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। और सबसे ज़्यादा मुश्किल बात तो ये लगती है कि जब वो आधे रास्ते पहुंचते हैं और उनका सामना किसी राज्य की सीमा पर पुलिस से होता है और पुलिस भी उन पर बिना जाने समझे लाठियां बरसाना शुरू कर देती है। ऐसे तमाम वीडियोज़, ऐसे तमाम जो है पिक्चर्स सोशल मीडिया पर आज के डेट में अटे पड़े हैं। एक आंकड़ा मैं आप सभी को और बता दूं कि जिस तरीके से करीब 20,000 ट्रेनें हमारे देश में हैं और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ट्रेनों के द्वारा प्रतिदिन हिंदुस्तान में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। हालांकि इस समय संपूर्ण लॉकडाउन के कारण ट्रेनों का आवागमन बंद है। हमारे देश में करीब 20 लाख बसें हैं ताज़े आंकड़े के हिसाब से, और करीब 7 करोड़ लोग उन बसों के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। संपूर्ण लॉकडाउन के कारण ये बसें भी बंद हैं। अगर एक यूनिफाइड व्यवस्था की जाती और
ट्रेनों का और बसों का इस्तेमाल किया जाता तो करीब 8 करोड़ मजदूर ही हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो यात्रा में हैं, जो भटकाव में हैं, जो कहीं ना कहीं भूख प्यास से बदहाली को झेल रहे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा खड़ा होता है कि क्या राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें जो मिल करके इस लॉकडाउन को सफल बनाने में लगी हुई हैं, क्या वे नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेंगी कि मजदूरों के साथ या मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए राज्य और केंद्र मिलकर कोई कारगर ब्लूप्रिंट या कोई योजना तैयार कर सकते थे, जो तैयार नहीं हुआ। ऐसे में आज इन्हीं सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और आज के इस मार्मिक मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर जी, जेडीयू के प्रवक्ता सैयद अफजल अब्बास जी और समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा जी। आप सभी का हस्तक्षेप में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से मजदूरों की बदहाली एक खुला फसाना बन गया है, हम सबके सामने है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि पार्टियां एक दूसरे पर राजनीति न करने का आरोप लगा रही हैं, लेकिन राजनीति बहुत खुलकर शुरू हो गई है। सुधांशु जी, पहला सवाल मैं आप ही से ले रहा हूं कि केंद्र सरकार जाहिर सी बात है कि एक बड़ी योजना के साथ, एक बड़े विजन के साथ काम करती रही है। आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के बड़े विजन में मजदूर कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं, जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशानी और बदहाली का सामना उनको करना पड़ रहा है और कोई बड़ी और मजबूत आवाज़ इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद भी आगे नहीं आ रही है कि लीजिए ये है ब्लूप्रिंट मजदूरों को यहां से टेक ऑफ कराने का और उनको घर तक पहुंचाने का? उपेंद्र जी, अगर ये सोचे कि मजदूर के प्रति केंद्र सरकार में या राज्य सरकारों में संवेदनशीलता नहीं है, तो मुझे लगता है ये शायद कथन जो है वास्तविकता से परे है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो समस्या है उसका आकार, उसका स्वरूप, वो कितनी बड़ी समस्या है, उसके समाधान, इनके बारे में एक क्षमा चाहता हूँ, बीच में आपको रोक रहा हूँ, लेकिन जो हालात हैं, जो मंजर है, जो बदहाली है, आप कोई सोशल मीडिया अकाउंट आप स्क्रॉल करके देख लीजिए, किसी XYZ का फेसबुक अकाउंट, आपको चौथे के बाद पांचवा वीडियो रोने के लिए मजबूर कर देगा। जिस तरीके से बदहाल स्थिति में लोग हैं, रास्ते चलते लोग मर जा रहे हैं, छोटे बच्चे भूख प्यास से दम तोड़ दे रहे हैं, कहीं भी अपनी गाड़ी रोक के खड़ा हो जाइए, मजदूर दौड़ पड़ रहे हैं कि शायद ये साहब जो गाड़ी रोक के खड़े हुए हैं कुछ न कुछ भोजन देंगे हमें। क्या इस तरह के हिंदुस्तान की कल्पना हम लोग कर रहे हैं? क्या इस तरह की आत्मनिर्भरता को हम लोग प्राप्त करना चाह रहे हैं? उपेंद्र जी, उपेंद्र जी, मैं सिर्फ एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। जी बताएं प्लीज। देखिए, किसी एक राज्य का विषय होता तो शायद ये होता कि भाई कहीं इच्छा शक्ति जो है उसकी कमी है या प्रशासनिक निपुणता की कमी है। जिस मंजर की और जिस समस्या की आप जिक्र कर रहे हैं वो देश भर की समस्या है, क्योंकि जितने लोग हैं और जितने लोग आज वापस अपने अपने घरों में आना चाहते हैं, उनकी संख्या की तादाद बहुत बड़ी है। ये समस्या छोटी नहीं है। अगर भाजपा शासित प्रदेशों में ये हो रहा होता तो मैं समझता कि चलो हमारे यहाँ प्रशासनिक क्षमताएं जो है, निपुणताएं कम होंगी। कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी है, अन्य स्थानीय दलों के शासित प्रदेशों में भी ये समस्या हर जगह की है। इसीलिए मेरा सिर्फ आपसे कहना है कि इसका विश्लेषण करते समय हम आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं सुधांशु जी, ये मत सोचिए कि हम सिर्फ आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार को इसके लिए दोषी सीधे नहीं मान रहा हूं, लेकिन एक बात बताना चाहूंगा बीच में रोक के कि हमारे देश का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, प्रतिदिन 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता रखता है। अगर बसों
का बसों की सारी फ्लीट जोड़ दिया जाए और सारी ट्रेनों की क्षमता जोड़ दिया जाए। अब मान लीजिए 9 करोड़ लोगों को एक साथ संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है, 1 करोड़ लोग ही पकड़ लीजिए, अगर एक सिस्टम तैयार किया जाता है, एक मास्टर प्लान तैयार किया जाता है मजदूरों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, 1/10 अरेंजमेंट पर भी अगर 10 दिन या 5 दिन ये व्यवस्था चलाई जाती तो मुझे लगता है कि जो 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों का जो डेटा निकल के आ रहा है उनको उनके घरों तक पहुंचाया जा सकता था। और अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, आनंद विहार बस अड्डे पर जो देखने को मिला, रेलवे स्टेशन पर जो देखने को मिला, तब भी सरकार ने अगर इसकी गंभीरता को समझ लिया होता तो जाहिर सी बात है कि केंद्र समेत तमाम राज्य सरकारों को ये शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि इसमें सारे लोग भागीदार हैं। कोई एक आदमी के ऊपर सिर्फ दोष नहीं मढ़ा जा सकता। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं उपेंद्र जी। दिल्ली में ही जो लोग अपने घरों से जाना चाहते हैं उनकी एक रजिस्ट्रेशन का व्यवस्था करी गई। उसमें अधिकतम वो लोग रजिस्टर हुए जो कि वहाँ ये जो इन्होंने रैन बसेरे बना रखे हैं, वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनकी व्यवस्था हुई। जो श्रमिक फैक्ट्रियों में या कहीं रह रहे थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। इसमें बहुत समस्याएं चीज़ है, इसमें इतनी सिंपलटन सिस्टम फेलियर नहीं है। अब जिस समय कोशिश करी गई कि भाई ये बाकियों को भी करवाया जाए रजिस्टर, तो उसमें पता लगा कोई फॉरवर्ड ही नहीं आ रहा है रजिस्टर करवाने में। क्यों? क्योंकि एक उनके अंदर ये भय क्रिएट कर दिया गया कि यहाँ से जो जना जैसे बिहार में अगर जा रहा है तो जहाँ भी वो जाएगा उसके बाद उसको रोक के 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। मैं आपको व्यक्तिगत जानकारी के हिसाब से बोल रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी कि भाई व्यवस्था जब हो रही है तो उसमें चले जाओ, नहीं था वहाँ तो हम तो 14 दिन के लिए हमें बंद कर दिया जाएगा। तो लोग अलग अलग तरीके से, तो इसमें कई समस्याएं हैं। और देखिए पूरी बस सुधांशु जी, हम आपके साथ चर्चा जारी रखेंगे। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से हम सवाल ले रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी, आप अपनी स्पष्टवादिता के कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं, साफ साफ बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि आखिर में जो ये मजदूर सड़कों पर निकल पड़े हैं, इनकी सुध लेने वाला कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? चाहे सरकार आपकी हो, चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे सरकार किसी और की हो। भाई बड़ी स्पष्ट बात है, कहीं इसमें वो नहीं है। सुधांशु भी वही बोलना चाहते हैं जी। सच बात ये है आज की डेट में कि देश में एक सरकार है और राज्य सरकार है उस सरकार के अधीन है। अगर आप इस समस्या की शुरुआत देखना चाहते हैं तो लॉकडाउन की शुरुआत में जिस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन करना था उस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट लॉकडाउन न करके ऐसा लॉकडाउन 3 घंटे में कर दिया जिसमें 37% माइग्रेटरी मजदूर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, वो भूल गए। उसके बाद उनके हाथ से चीज निकल 37% का आप मतलब समझते हैं, लगभग 50 करोड़ के आसपास हो, जिसमें से 20 करोड़ कहीं नहीं जाना चाहते, लेकिन 30 करोड़ कम से कम आप अपने घर आना चाहते हैं। और इस वक्त जो रजिस्टर्ड श्रमिक है, और सही कह रहे हैं सुधांशु जी, और इतने ही श्रमिक जो है जो रजिस्टर्ड नहीं है किसी न किसी कारण की वजह से, इतने ही श्रमिक सड़क पर हैं। तो आप इस चीज को समझिए कि अगर उस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने माइग्रेटरी लेबर की सुध ली होती तो, और जिस समय लॉकडाउन शुरू किया था उसी वक्त भेजने की व्यवस्था जैसे आपने कहा है वैसे की होती, तो निश्चित तौर पर इस समस्या से निजात पाई जा सकती थी। ये कोई समस्या ही नहीं थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक काम करने की शैली है, हम उसकी आलोचना नहीं करते। उनकी शैली केंद्रीकृत शैली है, वो डिसेंट्रलाइजेशन पे भरोसा नहीं रखते। वो सारी चीज पीएमओ से और प्रधानमंत्री जी स्वयं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये हमें एक बड़ी समस्या और ये बड़ी फेल्योरिटी देखने को मिल रही है। वो सरकारें राज्य की, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे ममता जी की हो, चाहे नीतीश जी की हो, सबकी एक जैसी समस्या है। गुजरात की सरकार की भी वही समस्या है और महाराष्ट्र की भी। अचानक से आप 1 करोड़ आदमियों को महाराष्ट्र से कैसे शिफ्ट करेंगे, ये देखने वाली बात है। अब यहां पर आ जाती है 2-3 चीजें और, जो सबसे बड़ी बात आ जाती है कि अब आपको करना क्या है। तो जहां जहां पर जो भी लोग हैं, मजदूरों के मन में जो भय व्याप्त है, और मजदूरों के मन में, सही कहा आपने, कि मजदूर सरकार से भरोसा खो चुका है। जो आपकी ये टिप्पणी थी, सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी थी उपेंद्र राय जी,
मजदूर सरकार से भरोसा खो चुका है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार से उसका भरोसा हट गया, उसे डर लगने लग गया। वो कहता है हमें क्वारंटीन कर दिया जाएगा, वो कहता है हमें 14 दिन जेल भेज दिया जाएगा, वो कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, वो कहता है रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं जो हमारा संगठित क्षेत्र का कामगार नहीं है। बड़ी संख्या उन लोगों की है जो हमारे संगठित क्षेत्र के कामगार नहीं है। तो उसके लिए अगर आप इस बात को करना चाहते हैं तो फ्री फॉर ऑल करना पड़ेगा आपको। जो मजदूर जहां मिले उसे उस जगह से बस में बैठाना पड़ेगा। जो सीमा पर होगी सीमा पर बसें लगानी पड़ेगी, जिलों में बसें लगानी पड़ेगी और उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना पड़ेगा कि आप अपराधी नहीं हैं, आप हमारे देश के निर्माता हैं। ये जो सबसे बड़ी समस्या है भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं है, उनसे हो गया, क्योंकि वो ये सारी केंद्रीकृत व्यवस्था करने के चक्कर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये गलती कर बैठे। इसका खामियाजा गलती नरेंद्र मोदी जी ने की, खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा। सुरेंद्र सिंह जी, एक रिएक्शन मैं सैयद अफजल अब्बास जी से लेना चाहता हूं, जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं। बिहार भी इस पूरे चर्चा के केंद्र में है। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मजदूरों का जो किराया है वो हिस्सा हम देंगे, साथ में 500 रुपया भी देंगे, और बड़े पैमाने पर बिहार में जो मजदूर हैं वो वापस अपने घरों को पहुंच रहे हैं। जो मजदूर वहां पहुंच रहे हैं उनको क्या कुछ व्यवस्थाएं दी जा रही है, और अभी भी बहुत सारे प्रवासी मजदूर कहीं ना कहीं राजमार्गों पर भटक रहे हैं और एक छांव की तलाश कर रहे हैं, भोजन पानी की तलाश कर रहे हैं। उसके बारे में बिहार सरकार क्या कुछ कर रही है? देखिए, जहां तक बिहार सरकार की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात आप कर रहे हैं, मेरी कोशिश है, अब बिहार की सरकार की कोशिश है कि कोई भी आदमी पैदल ना चले, जहां है वहां रहे, और मैक्सिमम गाड़ियां चलाएगी। मुझे जहां तक रिपोर्ट है कि अभी 4 लाख के आसपास तो बिहार में, जो अपडेट करंट अपडेट मेरे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन 4 लाख से ऊपर लोग मजदूर वहां बिहार में पहुंच चुके हैं, और 20 लाख तक के प्रवासी मजदूर और श्रमिक वहां आने की कोशिश कर रहे हैं और आएंगे भी। तो मैं समझता हूं कि जो हम तो पालन, जो एडवाइजरी दी गई थी केंद्र सरकार की, उसका हम पालन कर रहे थे। अगर ये हमें छूट पहले मिली होती तो पहले से काम करते। हम तो, हमारे लिए बिहार के जहां भी मजदूर है, मैं दिल्ली में हूं, मैं दिल्ली के कई इलाकों में घूमकर मैंने भी देखा, वाकई दर्दनाक वाकया हादसा ही है। मैंने कल भी देखा, आज भी मैं गया था, अफसोसनाक वाकया। लेकिन मैं अपील करना चाहता हूं उन मजदूरों से, और मैंने हाथ जोड़ के कई सैकड़ों मजदूरों से हाथ जोड़ के मैंने कल दिल्ली में गाजीपुर मंडी के पास जाके मैंने कहा कि आप लोग जहां वहां रहें, थोड़ा धैर्य रखें और सरकार आपको बुलाएगी। नंबर 1, जो लोग भी जा रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनकी हर सुविधाएं, एक आध जगह कुछ कमियां होंगी उससे मैं इनकार नहीं कर रहा, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, 21 दिन का रखा जाएगा, और जो स्वस्थ होने के बाद उनको अपने घर पहुंचाया जा रहा है। दूसरी बात है कि उनके बाद उनके लोकल लेवल पे जो अफसर हमारे हैं उनका डेटा कलेक्शन किया जा रहा है, उनके अकाउंट में 1000 रुपया और भेजा जाएगा। और रहा सवाल, हमने कोशिश की अपने हद इम्कान कि लगभग 9.5 लाख 19.5 लाख अफजल साहब हम आपके पास वापस लौटेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर जी के पास चल रहे हैं। नवल किशोर जी, बिहार में जमीनी हकीकत क्या है और आपको क्या लगता है कि प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार को और क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए, सही बात तो ये है कि प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार सरकार दे रही है, जबकि बिहार की आधी आबादी का परिवार है जहां से अप्रवासी मजदूर जो है बाहर जाता है काम करने के लिए। तो जो बिहार सरकार का अभी तक का रवैया रहा है वो बहुत उदास रहा है। आप देखेंगे कि सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन का हम पालन करते हैं, हम किसी को आने नहीं देंगे। नंबर 1, जो आएंगे उनको हम बॉर्डर से ही वापस भेज देंगे। जब खुला भी ट्रेनें चलने लगी तब उन्होंने कहा कि हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम इनको वापस बुला सकते हैं। फिर बोला कि जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो ऐसे कई सारे कंफ्यूजन उन्होंने जानबूझ के क्रिएट किया ताकि, और जो उन्होंने हेल्पलाइन भी दिया वो भी काम नहीं कर रहा था। तो आप ये मैं नहीं बोल रहा, ये पूरा सोशल मीडिया पे और मीडिया के थ्रू भी सूचना है। उसके बाद
जब विपक्ष आगे बढ़ के सहायता के लिए आगे बढ़ा तब भी उन्होंने सहयोग नहीं लिया उसका। तो ये देखने योग्य बात रही कि बिहार सरकार, जिसमें कि बीजेपी भी है, ये दोनों मिलकर प्रवासी मजदूरों के साथ अन्याय किए। और जहां तक क्वारंटाइन सेंटर का बात है, आप पता कर लीजिए कि जितने भी क्वारंटाइन सेंटर बिहार में है मिसमैनेज है। जहां पर खाने के लिए सूखा चूरा या चावल या नमक दिया जा रहा है, वहां पे पानी नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। ये तमाम तरह की समस्याएं हैं। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी संख्या है प्रवासी मजदूरों का, लेकिन ये जानकारी सरकार को, जहां तक केंद्र सरकार है राज्य सरकार दोनों के पास, लॉकडाउन के पहले 40 दिन आप देखेंगे तो इनके विषय में कुछ नहीं कहा गया। 40 दिन के बाद जब आप छूट देते हैं तो कभी कहते हैं कि राज्य बताए, कभी अब नया में जो पीयूष गोयल जी है वो कहते हैं कि डीएम बताए तो हम ट्रेन चलाएंगे। बताइए, केंद्रीय रेल मंत्री जब लालू जी थे तो वो किसी से पूछकर चलाए थे? जब बाढ़ ग्रस्त में उन्होंने मुफ्त में ट्रेन चलवाया था वहां के लोग, प्रभावित लोगों के लिए, तो पूछना पड़ेगा। क्या केंद्र सरकार पूछेगी राज्य सरकार से और डीएम से कि हम ट्रेन चलाना चाहते हैं, आप लिस्ट लीजिए? तो जो रवैया रहा है केंद्र सरकार, राज्य सरकार का, जबकि मैं ये भी मानता हूं कि पूरा विपक्ष पूरी तरह से कोई विरोध नहीं किया और सहयोग किया शुरू में, लेकिन जब देखा कि सारा पैसा आपने इकट्ठा किया, चाहे वो पीएम केयर फंड के नाम पे हो, चाहे एमपी लाइट फंड के नाम पे हो, चाहे विधायक फंड के नाम पे हो, चाहे विभिन्न हमारे नेता तेजस्वी यादव या हमारे एमएलए जितने भी हैं, एमपी हैं, जो अपने तनख्वाह से दिए, अपने फंड से दिए, वो सारे पैसा देने के बावजूद जब देखा कि इस तरह का मैनेजमेंट है तो हम लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया। ये सवाल उठाना सरकार का विरोध नहीं था, बल्कि मजदूरों के साथ खड़ा होने का वक्त था और हमने ये काम किया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मजदूरों के नवल किशोर जी हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा जी। उत्तर प्रदेश सरकार की काफ़ी तारीफ हो रही है कि जितनी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चली, करीब 487 ट्रेनें योगी आदित्यनाथ जी ने केंद्र सरकार से बातचीत करके उत्तर प्रदेश के मजदूरों को वापस बुलवाने के लिए चलवाई। कोटा में फंसे हुए छात्रों के लिए बसें उन्होंने भेजी। तमाम इनिशिएटिव उन्होंने लिए। उत्तर प्रदेश की सीमा पर कल खबर आ रही थी कि कानपुर में बहुत बड़े पैमाने पर श्रमिकों को रोक दिया गया था, गाजियाबाद में बॉर्डर पर रोक दिया गया था, कई इस तरह की खबरें आ रही थी। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी हद तक व्यवस्था को कंट्रोल करने का, श्रमिकों को मदद पहुंचाने का, श्रमिकों को वापस बुलाने का, स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलाने का दावा पेश कर रही है और ज़मीनी सच्चाई और हकीकत भी उसमें काफ़ी हद तक है। समाजवादी पार्टी का क्या ज़मीनी सच्चाई के बारे में ऑब्जर्वेशन है, क्या कहना है, और सरकार को और क्या कुछ करना चाहिए इस कोरोना नामक महामारी से निपटने के लिए? उपेंद्र जी, जमीन पर हालात बद से बदतर हो गए हैं और इन हालात को समझने से कि इसका कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है, आपको लॉकडाउन से पहले की बात याद करनी होगी। ये कोविड-19 2019 में पूरे दुनिया में फैल गया था और पूरी दुनिया में महामारी का उद्धार कर लिया था। जनवरी और फरवरी के महीने में दुनिया के 180 देशों में कोविड-19 फैल गया। हम लोगों ने मांग करी थी कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी जाए। अगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी गई होती तो आज 135 करोड़ लोग अपने घरों में बंद नहीं होते। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लॉकडाउन कर दिया गया होता तो आज 55 दिनों से पूरे देश में लॉकडाउन नहीं हुआ होता। लॉकडाउन होने का समय 8 बजे प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि रात में 12 बजे से सारा ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया है और रात के 12 बजे बंद होता है। लॉकडाउन होने से पहले 2 दिन का समय मिलना चाहिए था प्रवासी मजदूरों को कि वो अपने गंतव्य स्थान पर अपने घरों पर पहुंच सके, लेकिन वो अपने घरों पर पहुंचने का उनको समय तक नहीं दिया गया और लॉकडाउन कर दिया गया। लॉकडाउन में आज 1 लाख कोरोना से लोग जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। इसका कौन दोषी है?
कौन जिम्मेदार है? किसने अंतरराष्ट्रीय वाले बंद करने का काम नहीं किया? किसने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लॉकडाउन करने का काम नहीं किया? किसने एकदम आकर के कहा कि 12 बजे रात से सारी ट्रेनें बसें बंद हो गई? 55 दिनों मेहरोत्रा साहब, आपके पास हम वापस लौटेंगे। बहुत ही वाजिब सवाल आपने उठाया है। सीधे चलते हैं सुधांशु मित्तल जी के पास। सुधांशु जी, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया और आज सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, हजारों की तादाद में मजदूर अपने रजिस्ट्रेशन के लिए साथ खड़े हैं, अगर वही मजदूर ट्रेनों में बैठ के साथ चले गए होते तो ऐसा क्या हुआ होता? आज अगर सोशल डिस्टेंसिंग इस स्टेज पर आकर तार तार हो रही है, तो जब संक्रमण बहुत पहले स्टेज में था, शुरुआती दौर में था, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में कोई न कोई बुनियादी भूल हुई, या प्रधानमंत्री को ठीक से उनके सलाहकारों ने सलाह नहीं दी? जिस तरीके से शुरुआत में इतनी सख्ती की गई, आज मजबूरन मुख्यमंत्रियों से बातचीत के बाद सारा लॉ एंड ऑर्डर और जो ब्लूप्रिंट डिजाइन करने का काम है इस लॉकडाउन में, लॉकडाउन 4 में, वो केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर ही छोड़ दिया है। और आज विजुअल में देख सकते हैं कि हजारों मजदूर एक साथ खड़े हैं। तो ऐसे में जब सोशल डिस्टेंसिंग आज 18 मई में इस तरीके से तार तार हो रही है, अगर शुरुआत में अगर ऐसा मजदूर चले गए होते हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा संक्रमण हुआ होता या कोई इशू ज़्यादा हुआ होता जो आज हो रहा है, आज सबको देखने को मिल रहा है। उपेंद्र जी, अभी रविदास जी कह रहे थे कि एकदम से घोषणा कर दी और समय नहीं दिया गया कि लोग जो हैं जा सकें। आज जब जाना की घोषणा भी नहीं हुई है तब तो ये हाल है। आप कल्पना कीजिए कि अगर कहा जाता कि 24 घंटे बाद या 36 घंटे बाद लॉकडाउन होगा तो क्या मंजर देखते? आपको ध्यान है पार्टीशन के समय 1947 में लोगों के ट्रेनें किस तरह आती थी? उससे बहुत ज्यादा बदतर हाल होता। इस बात पे आप कैसे, जरा थोड़ा तहजीब से अगर हम लोग चर्चा करें तो उपेंद्र जी, ये मैं इस तरह क्या चिल्ली नहीं हो रही है भाई, इनकी बात में आराम से सुनिए ना। रविदास जी, आपके पास हम आएंगे, आपके पास आएंगे। वरिष्ठ आदमी कैसे बात कर रहे हैं? हाँ, आपके पास हम आएंगे रविदास जी। अच्छा, सुधांशु जी को सुन लिया जाए। आप कभी कल्पना करिए कि अगर ये होता कि 36 घंटे बाद जो है लॉकडाउन होगा तो किस तरह की भगदड़ मचनी होती सारी चीजों को कॉर्नर करने के लिए। दुकानों से माल जो है एकदम से खाने पीने का कैसा होल्डिंग के लिए लोगों का प्रयत्न होते। कभी उन चीजों की कल्पना करिए। ये सजेशंस जो हैं, जो सुझाव हैं, सुझावों का स्वागत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन सुझावों पे चर्चा नहीं हुई या इन पे सोच नहीं। लेकिन सुधांशु जी, एक मेरा छोटा सा सवाल है इसी बीच में। देखिए, मेरा एक छोटा सा सवाल है। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि कल्पना करिए कि क्या होता 36 घंटे में अगर घोषणा हो जाती। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, मिलिट्री, तमाम व्यवस्थाएं इसी सब चीज़ों के लिए तो होती हैं कि अगर कोई चीज़ इमरजेंसी में लागू करनी पड़ जाए तो हमारे पास पुलिस बल है, फोर्स है, तमाम मैकेनिज्म है, उसका हम इस्तेमाल करते और इस्तेमाल करके हम उस भीड़ को संभालते या उस आई हुई आपदा को संभालते। सीधे चलते हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास, देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं। सुधांशु जी उसी तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बचाना चाहते हैं। एक्टिवेट करते कितनी देर हो जाती? पार्टी के आप सोचते हैं आर्मी की डिप्लॉयमेंट जो है 5 मिनट का काम है। आप सोचते हैं इन सारी चीजों की कानूनी व्यवस्था को बनाना कोई 2 मिनट का काम है? इसमें अपनी अपनी समस्याएं हैं। मैं यहाँ पे दूसरी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। इससे पहले उपेंद्र जी, आपने सुना होगा, बड़े उससे सुरेंद्र जी कह रहे थे कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने जो है ये नहीं करा और वो नहीं करा। मैं जानना चाहता हूँ सबसे ज्यादा श्रमिक कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र से वो श्रमिक क्यों आए हैं? वो इसलिए आए हैं कि जो राशन श्रमिक के घर पे पहुंचना चाहिए था उसको वो राशन नहीं दिया, खाने पीने की व्यवस्था नहीं करी महाराष्ट्र में। आज अपना गुनाह जो है आप किसी दूसरे के सिर पर मढ़ना चाहते हैं। बहुत शर्म की बात है। ऐसी हल्की राजनीति मैंने नहीं देखी थी। एक बार आज जो है राजनीति के स्तर पर अपनी गलती होने के बावजूद सुधांशु जी एक बार सुरेंद्र सिंह जी को सुन लेते हैं। एक बार सुन लेते हैं सुरेंद्र सिंह जी को। सुधांशु जी एक बार सुन लेते हैं सुरेंद्र सिंह जी को। देखिए, 2 चीजें सुधांशु जी से हमें ऐसी उम्मीद नहीं, क्योंकि बड़े वरिष्ठतम प्रवक्ता हैं, नरेंद्र मोदी जी से भी सीनियर है कुछ मामलों में।
सच बात ये कि इन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि बुआ के मुझे होती तब हम उनको चाचा कहते। मेरी बात पूरी नहीं हो, आप उनकी बात सुनने की कहते, ये तो ठीक नहीं बात है। मुझे मेरी बात को रखने का रखें, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है, सब जगह से जो है आक्रमण हो रहा है और सत्य सामने आता नहीं है। मुझे सत्य रखने का हक है कि नहीं है? ध्यान से सुनिए सुधांशु जी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर जब पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद बोलिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम सुधांशु जी को सुनेंगे, फिर आपको सुनेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं मजदूरों की बदहाली कौन रोकेगा इस विषय पर, लेकिन देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से तमाम पार्टियां अब मजदूरों की बदहाली रोकने के बजाय राजनीतिक अखाड़े में उतर आई हैं। राहुल गांधी के प्रवासी मजदूरों से मुलाकात पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये समय सड़क पर मजदूरों से बात कर राजनीति करने का नहीं है। उन्होंने इसे ड्रामा बताया तो कांग्रेस ने जवाब दिया कि यदि उन्हें मजदूरों के दुख दर्द में शामिल होना अपराध लगता है, ड्रामा लगता है, तो कांग्रेस ये अपराध बार बार करेगी। कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन। मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? राहुल जी उनका दर्द बांटने गए थे। अगर दर्द बांटना अपराध है तो हम ये बार बार करेंगे। क्या गूंगी बहरी सरकार को मजदूरों की पीड़ा और व्यथा से अवगत कराना अपराध है? अगर ये अपराध है तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये अपराध बार बार करेंगे। इधर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि लॉकडाउन की घोषणा करने के पहले सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। पहले मजदूरों को भेजने के इंतजाम करने थे। आर्थिक पैकेज में भी गरीबों, किसानों और मजदूरों का ध्यान नहीं रखा गया है। सुनते हैं क्या बोल रहे हैं चिदम्बरम। When they announced a lockdown with about 3.5-4 hours notice, they obviously completely forgot about the migrant worker who, after a few days at least, will want to go back home. They thought he will stay back in the city or town and continue to suffer and continue to starve. A complete mismanagement, misjudgment, monumental error. They should have made sure that enough transport facilities were available on a staggered basis over a period of a few days, allowing the migrant workers who wish to go home to return and then impose the lockdown, be that as it may. तो चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, सीधे चलते हैं सुधांशु मित्तल जी के पास। पहले उनको सुनते हैं, उसके बाद सुरेंद्र सिंह जी के पास हम जाएंगे। सुधांशु जी, जिस तरीके से मजदूरों की बात लगातार हो रही है और सहारा न्यूज़ नेटवर्क ने संपूर्ण लॉकडाउन के एक सप्ताह के अंदर ही मजदूरों की आवाज़ को उठाना शुरू किया था, और आज जिस तरीके से मजदूर बदहाल हैं वो बात अब किसी से छुपी नहीं है। आपने कहा कि अगर 36 घंटे के अंदर मजदूरों को ये समय दिया गया होता कि संपूर्ण लॉकडाउन हो रहा है, आप अपने घरों को वापस लौटना चाहते हैं, तो हालात 1947 की ट्रेनों में जिस तरीके से लद के लोग भारत से पाकिस्तान की ओर जा रहे थे और उधर से ट्रेनों में लद के भारत की तरफ आ रहे थे, कुछ मंजर वैसा हो जाता। लेकिन आज के डेट में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने चरम पर है, सूचना तंत्र चरम पर है, सोशल मीडिया एक नया मीडियम बन के उभरा है, तमाम न्यूज़ के चैनल्स हैं, प्रसार के तमाम माध्यम्स हैं, उसके बावजूद भी मज़दूरों को जिस तरीके से सूचना दी जानी चाहिए थी, जिस तरीके से उन तक सूचना पहुंचाई जानी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकारें तो फेल रही ही हैं। केंद्र सरकार ने भी उतना पेन नहीं लिया जिस तरीके से मज़दूरों को सूचित करने के लिए। अब ट्रेन कब जा रही है, कैसे जा रही है, बस कब जा रही है, कहाँ से जा रही है, उन्हें कैसे निकलना चाहिए, कैसे उन्हें डिसिप्लिन वे में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, तमाम व्यवस्थाएं हैं जिनको किया जा सकता है। और ऐसे टाइम में जब संपूर्ण लॉकडाउन है,
तो बहुत ही लिमिटेड संख्या में मजदूर हैं। अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर पुलिस प्रशासन या सिविल सोसाइटी, सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स, जो है कह सकते हैं कि स्काउट गाइड्स, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सबको सड़कों पे उतारा जा सकता था। एक बड़ी योजना तैयार की जा सकती थी और उस योजना का हिस्सा सबको बनाया जा सकता था। कहीं ना कहीं एक बुनियादी भूल, एक बुनियादी चूक हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? उपेंद्र जी, सरकारों ने जो व्यवस्थाएं करी हैं उनमें 100% परफेक्शन होता है, ये मैं कभी कहता भी नहीं और ना मानता हूँ जी। वो अपनी जगह। मैं दो चीज़ों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी एक चिदम्बरम जी का आपने बयान सुनाया कि केंद्र ने ये गलती करी और केंद्र ने वो गलती करी और एकदम से लॉकडाउन कर दिया। चिदम्बरम जी से पूछिए, सबसे पहले लॉकडाउन एकदम से किसने करा था? पंजाब सरकार ने करा था। किसकी सरकार थी? इनकी सरकार थी। ऐसी निर्लजता के साथ राजनीति कर रहे हैं आज। ये आपको अजीब नहीं लगता? अभी मैं जैसे कहा, अरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पलायन जो हो रहा है महाराष्ट्र से हो रहा है। वहां पे लोगों के पास खाना नहीं पहुंचाया, किसका जिम्मा था? राशन पहुंचाने का जिम्मा किसका था? इनकी सरकार का था। अब मैंने आज पहली बार कहा है, इतने दिनों में कभी भी मैंने आज तक कांग्रेस का नाम नहीं लिया, क्योंकि मेरा मानना है कि इस संकट में हमें राजनीति को दूर रख करके हमें सबको एक साथ मिलकर इस संकट को लड़ना है। क्योंकि ये आपदा जो है ये विश्व की आपदा है, ये किसी एक राजनीतिक दल की नहीं है। लेकिन देखिए अब जो भी चल रहे हैं, मैं आज आपसे और पूछना चाहता हूं, आज आपने कल देखा, कल जो है प्रियंका गांधी ने 1000 बस की लिख के भेजा कि भाई 1000 बस की हमें इजाजत दी जाए। 8 घंटे हो गए, आप तो कह रहे हैं कि रोक देना चाहिए था। 8 घंटे क्या में बंद नहीं करना चाहिए था? 8 घंटे हो गए प्रियंका गांधी जी को, क्यों नहीं 1000 बसों की लिस्ट की अभी तक इन्होंने दे दिया कि कौन सी बस है कौन सी नहीं है? सिर्फ राजनीति करने की कोशिश हो रही है। इतने बड़े प्रयत्न में, इतनी बड़ी आपदा में, इतने विश्व स्तरीय आपदा के अंदर कमी पेशी हुई होंगी। मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि मैं हर उस गरीब और मजदूर के साथ हूं जिसने कि इसमें जो भुगत रहा है, जिसकी पेट की आग अगर बुझ नहीं रही है तो मुझे भी उतना दुख है। वो जाना चाहता है, हाँ जाना चाहता है, लेकिन सारी व्यवस्था जो है वो गैर जिम्मेदार व्यवस्था है। लोगों ने चिंतन नहीं करा, ऐसी बात नहीं है, इसमें कई है। हाँ, सर चीज की सुधांशु जी प्रीचिंग तो 9 बजे तक करते रहेंगे। सुधांशु जी, आपकी बात मैं समझ गया। सुरेंद्र सिंह जी बहुत देर से कहना चाह रहे हैं, उनको बीच में कई बार मैंने रोका। सुरेंद्र सिंह जी, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? कुछ बेसिक मुद्दे इन्होंने उठाए कि महाराष्ट्र सरकार से सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ, पंजाब सरकार ने सबसे पहले लॉकडाउन कर दिया, प्रियंका जी की 1000 बसें कहाँ हैं। इन तमाम मुद्दों पर सुधांशु जी ने आपको घेरने की कोशिश की है। 3 बातें मैं बहुत स्पष्ट कह दूं, सुधांशु जी के मुंह से निर्लजता भरे बयान अच्छे नहीं लगते। वरिष्ठ नेता है चिदम्बरम जी को जो इन्होंने कहा, सच्चाई ये है कि आज भी लॉकडाउन में आज भी आप श्रमिक स्पेशल चला रहे हैं। शुरुआत में भी आप श्रमिक स्पेशल चला सकते थे। अगर ये बात कहना निर्लज्जता है या राजनीति है तो हम करेंगे। दूसरी बात प्रियंका गांधी जी के लिए बता देता हूं, संपूर्ण लॉकडाउन नहीं है, आप झूठ ना बोलिए। आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं सुरेंद्र जी, झूठ ना बोलिए। संपूर्ण लॉकडाउन जो था पहले 3 हफ्ते का था, उसके बाद उसमें छूटें दी गई थी। आपको संपूर्ण लॉकडाउन और छूट में फर्क नहीं पता लगता? कैसी बात करते हैं आप भी? संपूर्ण लॉकडाउन था। और दूसरी बात आपको बता, कमाल है आपका भी। आप जैसे विवेकपूर्ण आदमी इस तरह के कुतर्क दें, ये तो ताज्जुब की बात है। सुधांशु जी देता तो समझ सकता हूँ। सुधांशु जी आप भी समझ रहा हूँ, सुधांशु जी भी समझ रहा हूँ। सुधांशु जी अब दूसरा सुन लीजिए जी। प्रियंका गांधी जी का, मथुरा बॉर्डर पे 500 बसें खड़ी हैं। आप सुधांशु जी स्वयं चले जाएं, जाकर के चेक कर ले, नहीं तो वीडियो और फोटो मैं भेज देता हूं। मेरे पास आपका नंबर है, अभी 5 मिनट में वो भी भेज दूंगा आपको। जो 500 बसें ऑलरेडी श्रमिकों वो जो है वो कुंभ के मेले की फोटो दिखाई जा रही थी, समझे? नहीं हो तो भेज दीजिए। और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी से कह दीजिए ना, क्यों नहीं नंबर दे देती है? ये सब लफाजी ना करिए, लफाजी नहीं करिए, गंभीरता आप किससे बात करिए? लफाजी आप कर रहे हैं और आपके मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ। अरे भाई, नंबर देने में डिटेल देने में दिक्कत क्या है? विवरण दीजिए, ये ना कहिए कि इतनी खड़ी है। विवरण दीजिए, नंबर दीजिए बसों का, खत्म ही बात। उसमें दिक्कत क्या आ रही है? 8 घंटे लग रहे हैं आपको अभी। आपने तो 1000 बसें जब खड़ी थी तो 8 घंटे लग रहे हैं। सुधांशु जी खींच गए। सुधांशु जी, सुरेंद्र सिंह जी,
हम आज कोशिश कर रहे हैं गरीबों के घावों पर मरहम लगाने की, एक कंप्लीट रिजॉल्व ढूंढने की, इसका जवाब तलाशने की कि इससे कुछ इन्फ्रेंस निकले, कुछ संदर्भ निकले जो सरकार तक पहुंचे, व्यवस्था में बैठे लोगों तक पहुंचे। हम चाहते हैं बहस शालीन हो। सुरेंद्र सिंह जी, आप अपनी बात समाप्त करिए, फिर मुझे आरजेडी प्रवक्ता नवल किशोर जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बहुत जल्दी मैं कर दे रहा हूं। प्रियंका गांधी जी के दूत के रूप में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लल्लू जी और श्रीमती आराधना मिश्रा जी कल मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए 3 घंटे बैठे रहे। मुख्यमंत्री जी नहीं मिले, अवनीश अवस्थी जी नहीं मिले और मुख्यमंत्री जी का डे ऑफिसर नहीं मिला उन बसों की डिटेल लेकर के। आज उन्होंने मुख्यमंत्री जी के अवनीश अवस्थी जी ने लेटर भेजा है, हमने उनको उनकी सूचना उपलब्ध शाम को 6:09 पर भेज दी है। उनके पास पहुंच गई होगी, जाकर के चेक कर ले सारी बसों का। और 500 बसें ऑलरेडी मथुरा में, मथुरा बॉर्डर, मथुरा भरतपुर सोशल मीडिया में दे दीजिए ना चिट्ठी, वो भी ठीक है ना। अभी 1 मिनट आप चुप रहिए ना सुधांशु जी, आपसे उम्मीद नहीं है इस तरीके की, आप बात समझिए। तीसरी बात आपको मैं बता दूं महाराष्ट्र की, तो पूरे देश का मजदूर इंडस्ट्रियल लॉबी में, और इंडस्ट्रियल हब महाराष्ट्र है और सूरत है और गुजरात है, तो मजदूर उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का और बिहार का वहीं जाएगा। वो आपके यहाँ नहीं आएगा या मेरे यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि काम वहां पर है। तो वहां पर इतनी ज्यादा संख्या में मजदूर हैं जिनके की हम लोग अच्छे से वो कर रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद, सूरत, राजकोट में जिस तरीके की परिस्थितियां, आप और आपके दलाल भारतीय जनता पार्टी के वर्कर 600 का टिकट। अरे भाई, मध्य प्रदेश, आप अपने महाराष्ट्र की बात करो ना, उसको बताओ ना। महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। महाराष्ट्र में मजदूर क्यों पलायन कर रहा है? उसके घर में क्यों नहीं राशन पहुंचा? मुंबई से जो निकला था, पुणे से जो निकला था, जो रेल दुर्घटना हुई थी, सुरेंद्र सिंह जी, आप दलाल जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी, हम प्रोग्राम के अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। 8:50 हो चुके हैं। छोटा छोटा रिएक्शन मुझे मेरे 3 और अतिथि हैं उनसे भी जरूर लेना बनता है। सबसे पहले मैं आरजेडी प्रवक्ता नवल किशोर जी से सवाल ले रहा हूं। नवल किशोर जी, मजदूरों की इस हालात के लिए आपको नहीं लगता कि आरजेडी को भी आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए? जब इलेक्शन आता है तो पता नहीं कहां से हजारों सैकड़ों बसें सड़क पर आकर के ट्रैफिक रातों रात बढ़ा देती हैं। ऐसे में हर पॉलिटिकल पार्टी को पता होता है कि कौन मजदूर है, कौन राज्य से बाहर काम कर रहा है, कौन पटना से बाहर काम कर रहा है, कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल लोगों को सारी बातें ठीक ठीक पता होती हैं। ऐसे में बिहार में मजदूरों की स्थिति को बेहतर करने के लिए आरजेडी ने क्या क्या किया? क्योंकि देखिए, आरोप सब पे बनता है, क्योंकि सारे लोग कहीं ना कहीं इन मजदूरों के लिए जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी सब पे फिक्स होनी चाहिए। देखिए, मैं आप 2-3 बातें हैं जो महत्वपूर्ण है इसमें। आपने कहा कि हमने क्या किया। हम लगातार मजदूरों के संपर्क में रहे हैं और बिहार सरकार को आगाह करते रहे हैं और हम अपने तरफ से समर्थन भी देते रहे हैं। हमने ट्रेन का पैसा देने का बात किया था, बसों की बात की थी। बिहार सरकार वो समर्थन लेना नहीं चाहती है, नंबर 1। नंबर 2, बिहार सरकार निरंतर ये कोशिश की है कि वह प्रवासी मजदूरों को वापस नहीं आने देगी, क्योंकि उनके 15 साल के बदहाली के बदौलत ही वो पलायन किए हैं। नंबर 2, जो आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तैयारी, तो आप तैयारी तो ये समझा जा सकता है कि 13 मार्च को कहती है हेल्थ मिनिस्ट्री कि किसी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और 18 मार्च को वह जनता कर्फ्यू लगा देती है 22 तारीख के लिए और 24 को बंद कर देती है। ये तैयारी तो उनकी दिखती है कि 5 दिन में कितना फर्क है। मैं लॉकडाउन के खिलाफ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि लॉकडाउन अगर आपने किया तो 20 दिन में क्या तैयारी की? आपको मालूम नहीं था कि 8 से 10 करोड़ जो मजदूर है वह प्रवासी है। ठीक है नवल किशोर जी, आपका कंसर्न, आपका आर्गुमेंट मैं समझ गया। सीधे चलते हैं अफजल अब्बास जी के पास। जिस तरीके से मजदूरों को जमीन पर मदद मिलनी चाहिए, बिहार में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मदद नहीं मिल रही है। हालांकि नीतीश सरकार कोशिश कर रही है, कोशिश में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक प्लानिंग बननी चाहिए और सरकार को मजदूरों को बाहें फैला करके जिस तरीके से वेलकम करना चाहिए, उत्तर प्रदेश के बाद जाहिर सी बात है बिहार ने किया है, ज़्यादा ट्रेनें भी चलाई हैं, लेकिन ग्राउंड पर मजदूरों के साथ जिस तरीके से बर्ताव होना चाहिए बिहार में भी देखने को नहीं मिल रहा है। अफजल साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
हेलो जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मैंने आपसे सवाल किया। सब हमसे सवाल है कि आवाज साफ नहीं आ रही है? हाँ, आपसे सवाल है कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ने जाहिर सी बात है ज़्यादा श्रमिक ट्रेनें चलवाई हैं केंद्र से बात करके, लेकिन जो मजदूर वहाँ पहुँचे हैं उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं हो पा रहा है। उनके खाने पीने का ध्यान और उनको जो क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है उनके लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में नहीं लगता कि सरकार को सीधे उनके घरों पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज मजदूरों के बीच उसका पालन नहीं हो पा रहा है। जहां तक आपके नॉलेज में जो आया होगा उसकी आप बात करें। मैं समझता हूं कि बिहार के जितने भी क्वारंटाइन सेंटर पे हैं, हत्तल इम्कान कोशिश की जा रही है कि हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जाए। एक आध दो जगह पे कमियां हुई होंगी, उससे मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक दो बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि आज के मौजूदा हालात में सियासत लोग ना करें। आरजेडी के लोग कितना जमीन पे उतर पे काम कर रही है आपसे छुपा हुआ नहीं है। उनके नेता दिल्ली में 2.5 महीना बैठे रहे, ट्वीट करते रहे। मैं ये कहता हूं कि ये विकट परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए सबको सामने आना चाहिए और मिलजुल के इस विपदा से निपटने की कोशिश करें। आप तो मजदूरों के खिलाफ में खड़े हैं, हमारी आप सरकार कहां पे हैं? अफजल साहब, समय का अभाव है, लेकिन रविदास मेहरोत्रा जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आप फिर मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं जवाब दिला दीजिए। हम मजदूरों के साथ खड़े हुए हैं, 19.5 लाख लोगों तक मैंने पैसा भिजवाया। आज बिहार लोग आ रहे हैं, वापस नहीं बुलाना चाहते थे, लेकिन नहीं, वापस नहीं, हम लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे थे। ऐसी बात नहीं है। आप लोग सिर्फ सियासत करना चाहते हैं, सियासत कीजिए। लॉकडाउन का पालन करना चाहते थे, उसके बाद आपने क्या किया? गए आपने क्यों कहा कि हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम नहीं बुला सकते? रविदास जी से सवाल ले रहा हूं। रविदास जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने और मुख्यमंत्रियों की तुलना में काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। मजदूरों को घर बुलाने के लिए, जैसा कि मैंने अपने सवाल में पहले लिया था, काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव लिया है। इसके अलावा भी आपके नेता अखिलेश यादव जी काफ़ी हमलावर रहे हैं केंद्र सरकार पर, और उनके आर्थिक पैकेज का तो पूरा उन्होंने मजाक उड़ाने की भी कोशिश की है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार को या बीजेपी की सरकार को, समाजवादी पार्टी को ऐसे में सहयोग देना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने 487 ट्रेनें चलवाकर रिकॉर्ड कायम किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की और प्रदेश सरकार को चाहिए कि समाजवादी पार्टी और एक अच्छी पार्टियां हैं, उनके साथ बैठ करके जो आज हालात बस से बदतर हो रहे हैं, आज जो गरीब लोग भूख से मर रहे हैं, मजदूर मर रहे हैं, भूखमरी हो रही है, लोग कोरोना से मर रहे हैं, उससे कई अधिक लोग भूख से मर रहे हैं, हालात बहुत खराब हो गए हैं। लेकिन ये जो बात है तो बहुत ही होगी, उसका संघर्ष होता है, जीत इतनी बड़ी होती है। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि परिवर्तन और बदलाव की लहर होगी, उस परिवर्तन और रविदास जी, समय का अभाव है, आपको मैं यहीं रोक रहा हूं, लेकिन आप लोगों को एक रिपोर्ट दिखाना चाह रहा हूं, आप लोग जरूर सुनिए। कोरोना काल में हिंदू और मुसलमान के बीच दरार पैदा करने की कोशिशें भी कम नहीं हो रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक ऐसी तस्वीर आई है जो उम्मीद जगाती है कि संकट का ये दौर भी खत्म हो जाएगा। किस तरीके से हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के लिए कितना दर्द ले सकते हैं, एक दूसरे के लिए कितना जी सकते हैं, एक दूसरे के लिए कितना आगे बढ़ कर के साथ दे सकते हैं, ये रिपोर्ट उसकी जीती जागती मिसाल है। ये तस्वीर दो दोस्तों की है। एक ने दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। ये बात अलग है कि मोहम्मद सयूम अपने जिगरी दोस्त अमृत की जान नहीं बचा सका, लेकिन उसने जो कुछ भी किया वो दोस्ती के साथ इंसानियत के लिए भी मिसाल बन गई। ट्रक वाला रोक के बोला, बेटा तुम लोग उतर जाओ। बोला ठीक उतार दीजिए, मेरे को मुश्किल नहीं, हॉस्पिटल में मैं इसको लेके जा सकता हूँ। इसको रोड पे उतारा,
उसके बाद एक नेताजी थे खाना खिला रहे थे, उसके बाद मैं मदद मांगने के लिए गया, उन लोग मदद किए मेरी, एम्बुलेंस फ़ोन करके बुलाए, हॉस्पिटल आए उसका। दरअसल गुजरात के सूरत से उत्तर प्रदेश के बस्ती जाने के लिए ट्रक से लौट रहे मजदूर अमृत की हालत अचानक बिगड़ गई। ट्रक में बैठे दूसरे मजदूरों ने उसे कोरोना से संक्रमित समझकर सड़क किनारे उतरवा दिया, लेकिन अमृत के दोस्त मोहम्मद सयूम ने उसका साथ नहीं छोड़ा और वो भी रास्ते में ही उतर गया। सयूम अपने दोस्त अमृत का सिर गोद में रखकर सड़क किनारे बैठ गया और मदद की गुहार लगाने लगा। हाईवे से गुजर रहे लोगों ने उसको रोता देख एम्बुलेंस बुलाई और दोनों को अस्पताल भेजा, लेकिन अमृत की जान नहीं बच सकी। मेरे को इतना था कि ये कैसा भी करके बच जाए, बस मेरा साथी दोस्त भी था, मेरे गांव का भी था, साथ में रहते थे शहर में। अमृत की मौत से सयूम सदमे में है। रोजी रोटी के लिए दोनों घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर गए थे, लेकिन सफर में एक ने साथ छोड़ दिया। कोरोना काल में मानवता और भाईचारे पर छाए संकट के बीच दो दोस्तों की ये तस्वीर उम्मीद जगाती है कि ये वक्त भी बीत जाएगा और इंसानियत जीत जाएगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से परवेज खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। आप सभी ने ये रिपोर्ट देखी, जिस तरीके से मार्मिक तस्वीर हम सबके आंखों के सामने है, मन में काफ़ी भाव पैदा करती है। और एक भाव तो ज़रूर पैदा करती है कि ऐसे तमाम मुद्दों पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए और राजनीति कोरोना काल में ख़त्म होनी चाहिए। चुनौतियां बहुत हैं हमारे सामने और उन चुनौतियों से हमें सबको मिल के ही लड़ना है। सहारा न्यूज़ नेटवर्क की यही अपील हमेशा से रही है। आप सभी ने हस्तक्षेप के लिए समय निकाला, आप सभी ने चर्चा में भाग लिया। सहारा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और प्रोग्राम के अंतिम चरण में हम अब आगे बढ़ रहे हैं। कोविड-19 की चुनौती से पूरा विश्व जूझ रहा है। इस चुनौती से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया है। इस महामारी से बचाव के लिए उठाए गए कदमों से उनकी लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनका लोहा माना है। अखबार ने कोरोना महामारी को लेकर चल रहे प्रयासों पर एक सर्वे किया था, जिसमें 90% लोगों ने पीएम मोदी को सबसे आगे बताया था। उनसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पीछे हैं। सर्वे के आधार पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि संकट के समय पूरा भारत मोदी के पीछे खड़ा हो गया है और भारत के लोग अपनी समस्याओं को भुलाकर पीएम मोदी के साथ हैं। सर्वे से साफ है कि कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जो कदम भारत ने उठाए हैं वो विकसित देशों की तुलना में बेहतर हैं। वक्त पर उठाए कारगर कदमों की वजह से भारत दूसरे देशों की तुलना में संक्रमण की रफ्तार को काफ़ी हद तक रोकने में कामयाब हुआ है। ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने लोकप्रियता का एक नया कीर्तिमान छुआ है। इसके पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत के प्रयासों की सराहना कर चुका है। इसके अलावा अमेरिका की रिसर्च फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने भी वैश्विक महामारी से निपटने के दौरान पीएम मोदी के लोकप्रियता के बारे में चर्चा की थी और उन्हें सबसे ऊपर बताया था। इसमें 10 प्रमुख देशों को शामिल किया गया था और उनके प्रयासों को लेकर सर्वे किया गया था, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल भी शामिल थे। पीएम मोदी इन देशों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय साबित हुए थे। चाहे लॉकडाउन की घोषणा हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का कदम या फिर मास्क टेस्टिंग और पीपीई किट की बात हो, प्रधानमंत्री ने वक्त पर निर्णय लिए और आज ये स्थिति है कि महामारी की चुनौती से जूझने के बीच आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने में भारत लगा हुआ है। खास तौर से मास्क और पीपीई किट का उत्पादन बड़े पैमाने पर भारत में शुरू हो चुका है। दूसरे देशों की तुलना में भारत के इन कदमों की सराहना हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। तो आपने सुना कि जिस तरीके से इस तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद प्रधानमंत्री इन आपदाओं से लेकर के विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदलने में लगे हुए हैं। हालांकि ये वक्त बताएगा कि उन्हें इसमें कितनी कामयाबी मिली है या कामयाबी मिलेगी, लेकिन पीपीई किट और टेस्टिंग किट और मास्क, इन तमाम चीज़ों के बारे में
भारत अब आत्मनिर्भर हो चुका है। आज के हस्तक्षेप में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे एक नए हस्तक्षेप के बुलेटिन के साथ, लेकिन सहारा न्यूज़ नेटवर्क की मुहिम है कि इस महामारी से डरना नहीं है, हिम्मत हारना नहीं है, कोरोना से लड़ना है और हमें हर हाल में जीतना है। अपने संकल्प की शक्ति को इस महामारी से बड़ा बना के दिखाना है। सिर्फ सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। सहारा प्रणाम।